आत्मा का कोई जन्म नहीं होता है, उसका कोई अंत नहीं होता है, इसका कोई मृत्यु नहीं होता है। जैसे हम लोग अपनी कपड़े बदलते हैं, वेशभूषा बदलते हैं, आत्मा वैसे शरीर बदलता है। इस ग्लास में सर, अगर यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो इसके आगे आ नहीं पाएगा, एग्जैक्टली, तो पलटना पड़ेगा। पहले क्लेंजिंग चाहिए, प्यूरिफिकेशन चाहिए, क्रिया चाहिए, फिर बाकी चीज़। पढ़ाई करेंगे, उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, फिर नौकरी करेंगे, फिर शादी, बच्चे, लाइफ ऐसे चलेगी। हर इंसान का एक प्लान होता है, लेकिन इंसान का प्लान और भगवान का प्लान, कर्म का जो है, वो तो सेट नहीं होता है ना। इसका देहांत हुआ, आत्मा इस शरीर से निकल के कोई नया शरीर में इमीडिएटली प्रवेश किया, उसका प्रेफरेंस तो सेम ही रहेगा। वो वही मोबाइल, वही ऐप्स, वही टीवी, वही चैनल, वही बिल्डिंग ढूंढने का प्रयास करेगा, शांति नहीं आएगा। स्वर्ग और नर्क, देखिए स्वर्ग या नर्क कोई गूगल मैप्स में तो कोई लोकेशन नहीं है जो हम ढूंढ पाएंगे, ठीक है, ये हमारे अंदर ही है। भगवान ये प्रकाश कर रहे हैं कि हम क्या नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम अपनी सोच, अपनी चिंता हम नहीं हैं, हम अपनी मन भी नहीं है, सब अलग है। जो बाकी रहता है वो है आत्मा। तो अगर ठीक से एनर्जेटिकली स्पीकिंग, अगर आपको एनर्जी बढ़ाना है तो पूरब की दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में सर करके सोइए। आत्मा की आवाज, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। नमस्कार। आत्मा की आवाज, आत्म प्रकाश के साथ साधारण लोगों की असाधारण कहानियां, इस सीरीज के अपने पॉडकास्ट के नए एपिसोड के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं दोस्तों। अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपका जीना बेमानी होता जा रहा है, न तो लव लाइफ अच्छी चल रही है और न ही आपकी सेहत ठीक चल रही है, जिंदगी में कुछ ठीक हो नहीं रहा, बस मन बार बार यही कहता है कि अब आगे क्या होगा, कैसे करेंगे, और आप निराशा के सागर में गोते लगाते जा रहे हैं अगर, तो आज का एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। हम किसी लव गुरु से आपको मिलवाने नहीं जा रहे, हम एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो यद्यपि नौजवान हैं लेकिन आध्यात्मिकता की दुनिया में बहुत गहरे बैठ चुके हैं। दोस्तों, आज हमारे मेहमान हैं श्री ऑर्को देव भट्टाचार्य, जिन्हें लोग प्यार से ऑर्को कहते हैं, और ऑर्को जो हैं वो प्राणिक हीलिंग के एक्सपर्ट हैं। ऑर्को, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे। नमस्कार, थैंक यू। मित्रों, ऑर्को जी, आप जानते हैं लगभग 120 देशों में प्राणिक हीलिंग प्रैक्टिस की जा रही है और 50 से अधिक देशों के नागरिकों के साथ प्राणिक हीलिंग के बाबत ऑर्को जी मुखातिब हो चुके हैं, वन ऑन वन उनसे बातचीत हो चुकी है। आप हैंडसम नौजवान, बिल्कुल शानदार शख्सियत, ये आध्यात्मिकता की ओर कैसे चले गए और कब गए आप? हर इंसान के लाइफ में सर बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अभिज्ञता होता है। कभी कभी जहाँ पे हम सोचते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, फिर नौकरी करेंगे, फिर शादी, बच्चे, लाइफ ऐसे चलेगी। हर इंसान का एक प्लान होता है, लेकिन इंसान का प्लान और भगवान का प्लान, कर्म का जो है, वो तो सेट नहीं होता है ना। तो मेरी लाइफ में ऐसा ही कुछ हुआ था। वहाँ से प्राणिक हीलिंग मिला मुझे। मेरे जो सवाल थे अपने हेल्थ को लेके, फैमिली की हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, फाइनेंस, पैसों को लेके, करियर को लेके, और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये था कि मैं हूँ कौन, मेरा पर्पस क्या है, मेरा मकसद क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। इन सब चीज़ों का सवाल मुझे प्राणिक हीलिंग से मिला। धीरे धीरे इसी में और डेप्थ में मैं घुसा और फिर अभी मोटा मोटी फुल टाइम यही कर रहा हूँ। दोस्तों, ऑर्को जब सिर्फ 19 साल के थे तो उन्होंने काम करना शुरू किया कलकत्ता में कहीं जी। और जहां काम करना शुरू किया, उस जगह के वास्तु ने, उस जगह के माहौल ने, वहां के आने जाने वाले लोगों की वजह से और कई अन्य कारणों से इनके जीवन में बदलाव आया। जी। कुछ बताएंगे उसके बारे में? मैं जब कॉलेज में था तो अब देखिए, मेरी मम्मी जो है, मेरे माताजी, वो बहुत ही कर्म निपुण है। उनका ये मानना है कि हम सब इंडिपेंडेंट हुए, फाइनेंशियली सेल्फ अर्निंग हुए। ऐसा नहीं कि वेट कर रहे हैं कि पापा पैसा देंगे, अलावेंस देंगे, ये देंगे। तो मेरा कॉलेज में तभी छुट्टी चल रहा था, समर वेकेशंस था, तो मम्मी ने अखबार में एक ऐड देखी कि क्रॉसवर्ड बुक स्टोर बोल के एक बुक स्टोर था, उस पुस्तकालय में वहाँ पे इंटरव्यू, समर इंटर्न्स ले रहे थे। तो बोली, जाओ बेटा तुम अप्लाई करके देखो। वॉक इन इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू मिल भी गया, और इंटरव्यू के बाद
मुझे पुस्तकें किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे लिए तो एक तरफ का ड्रीम जॉब ही था। मैं शॉप फ्लोर में बैठा था, आदमी लोगों से बात करता था, बुक्स रिकमेंड करता था उनके पर्सनैलिटी के बेसिस पे, उनकी म्यूज़िक प्रेफरेंस के बेसिस में। तो आप कह सकते हैं कि फ़िलहाल अभी जो काम कर रहा हूँ उसका ट्रेनिंग ग्राउंड भगवान ने मुझे 19 साल की उम्र में से ही प्रिपेयर करना चालू किया। वहाँ से कुछ कस्टमर से बात करते करते मैं एडवर्टाइजिंग के लाइन में पहुँच गया, और फिर धीरे धीरे अलग अलग कंपनी में काम करते करते मैं एक जिस लाइन में पहुँचा वहाँ से मेरे बाकी चीज़ों की एक्सपीरियंस काम आ गए। फिर अभी यहाँ पे प्राणिक हीलिंग में मैं बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, इन सब से डील करना नॉर्मल है। 2009 से कोई मिशन में आप लग गए हैं, मैंने सुना है। वो जी। क्या मिशन है जिसमें आप लगे हुए हैं? 2009 में एक्चुअली क्या हुआ, मेरा 2010 में मेरे पापा का देहांत हो गया। ठीक है, तो हालांकि प्राणिक हीलिंग से वो रिकवर हो गए थे, लेकिन अलग कुछ कंडीशन से उनका देहांत हो गया। तो तब मैं बहुत ज़्यादा ही एजिटेट होके मैं इसमें ज़्यादा घुस गया। मेरा सवाल था कि मृत्यु के बाद, शरीर के मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। तो इस हिसाब से आत्मा की आवाज़ जो है, मैं उस आवाज़ में सवाल करना चाहता था, और उनका जो आंसर मुझे प्राणिक हीलिंग के थ्रू मिल गया। तो द मिशन जो आप कह रहे हैं वो है कि मैं जिस दुख को एक्सपीरियंस किया हूँ, मैं जो लोनलीनेस को एक्सपीरियंस किया हूँ, बाकी लोगों का वही दुख थोड़ा अगर कम कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं, तो फिर ठीक है। ये प्रश्न तो सबको बहुत समय से परेशान करता रहा है। जी। कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ इज नथिंग बट प्रिपरेशन ऑफ ग्रेसफुल डेथ। कुछ लोग कहते हैं कि डाइंग इज ऑल्सो एन आर्ट एंड एवरीबडी शुड लर्न दैट। कुछ लोग कहते हैं कि एनर्जी है वो दूसरे रूप में आती है, हम वो नहीं हैं जो हम दिख रहे हैं, और को वो नहीं है जो और को दिख रहे हैं। तो कौन है और को? एक तरफ से ये क्वेश्चन जो है, ये सवाल जो है, ये हम 3 अलग तरफ से हम अप्रोच कर सकते हैं। एक है हम भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है, आपने वो जो कोट आप अगर सबको सुनाएंगे तो वहाँ से एक एक्सप्लेनेशन आता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र जिसमें छेद नहीं कर सकते। नैनम दहति पावकः, अग्नि जिसे जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्तापो, हवा जिसे सुखा नहीं सकती। न शोषयति मारुतः, और मतलब किसी प्रकार से वो अजर और अमर है, जो उसे आत्मा कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप शब्दों का प्रयोग देखेंगे, भगवान ये प्रकाश कर रहे हैं कि हम क्या नहीं हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम अपनी सोच, अपनी चिंता हम नहीं हैं, हम अपनी मन भी नहीं है, सब अलग है। जो बाकी रहता है वो है आत्मा। आत्मा का कोई जन्म नहीं होता है, उसका कोई अंत नहीं होता है, उसका कोई मृत्यु नहीं होता है। जैसे हम लोग अपनी कपड़े बदलते हैं, वेशभूषा बदलते हैं, आत्मा वैसे शरीर बदलता है। तो फिलहाल आज हम इंडिया में हैं, 2025 में हैं। 250 साल बाद पता नहीं कहाँ पे होंगे। 250 साल पहले भी पता नहीं कहाँ से आए हुए होंगे। इंडियन थे, उसका कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, आप चाइल्ड प्रोडिजीज के बारे में सुने हैं? खूब सुना, खूब। उनके खूबियाँ क्या है? पिछले जन्म से कुछ ना कुछ गुड कर्म आ रहा है। एक आर्यमा शुक्ला का इंटरव्यू हमने किया। आर्यमा शुक्ला को आप कहें कि आर्यमा तुम भगवत गीता के 10वें अध्याय का 12वां श्लोक सुनाओ, पूरा सुना देगी। कैसे पॉसिबल है? छोटी सी बच्ची। लॉजिक क्या है, कैसे पॉसिबल है? बिकॉज हम इस जिंदगी में, ये जब देहांत होता है, जब मृत्यु होता है, कपड़े तो ले जा नहीं सकते, पैसे तो ले जा नहीं सकते, कुछ भी ले जा नहीं सकते, लेकिन हमने जो सीखी है, जो ज्ञान हमने प्राप्त की है, जो अच्छे कर्मों का एनर्जी, वो हम ले जा सकते हैं। तो दूसरी लाइफ में जब हम वापस आते हैं, वही जो सीख है वो लेके हम वापस आते हैं। इसीलिए कई बच्चे म्यूजिकल प्रोडिजीज होते हैं, मैथमेटिकल साइंटिफिक प्रोडिजीज होते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें ये कर सकते हैं जो कि उनके उम्र के कोई भी करना इलॉजिकल है। अब हाँ, हालांकि 40 साल हो गए, उसमें उसको मैथ्स आता है, साइंस आता है, वो अलग बात है, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यही सेम चीज़ बुद्धिज़्म में दलाई लामा, ठीक है, कर्मपा, जो माने जाने मंक्स होते हैं, उनका एक टेस्ट होता है। मानिए कोई मंक बोल रहा है कि अभी मेरा देहांत होगा, उनका उम्र हो गया है, एज हो गया है,
वो बोले कि मैं उस दिशा में, उस कहीं पे गांव में, यहीं कहीं पे मैं तुम्हें वापस मिलूंगा 20-25 साल बाद। तो उनकी जो पर्सनल जो बिलोंगिंग्स है, उनका चाय पीने का प्याला, उनके कुछ कपड़े, कुछ फेवरेट बुक्स, चलने का, ये सब अलग से रखी जाती है। जब टाइम आता है 20-25 साल हुए, तो बाकी जो भिक्षुक है वो उस दिशा में चले जाते हैं ढूंढने के लिए। कुछ कुछ बच्चे अलग होते हैं, देख के आइडेंटिफाई किया जाता है। इनफैक्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी के बुक्स के बारे में जो है जे कृष्णमूर्ति, कुछ सिमिलर ही लाइफ प्रोसेस था। सेम लॉजिक, प्रिंसिपल सेम ही है। बच्चे के सामने कुछ आइटम्स पेश किया जाता था, उसको आइडेंटिफाई करना होता था कि कौन सा आइटम उनका है। जी। अच्छा, ये 20-25 साल आपने कहा, 20-25 साल आत्मा कहाँ रहती है? पर्सनल एक्सपीरियंस तो अभी है नहीं, और अगर हुआ है वो याद नहीं है। जो बुक्स में है वो माना जाता है कि ये जो हमारा आत्मा यहाँ पे है, वाइट लाइट में, सफ़ेद लाइट में वो सोए रहता है। विष्णु शेषनाग पे सोए हुए हैं, गहरी नींद में है। आत्मा नींद में रहता है। कुछ टाइम जाना ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल से मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। मोबाइल फ़ोन, आज जो मोबाइल फ़ोन है, 10 साल पहले मोबाइल फ़ोन सेम था? नहीं था। अगर हम अपने पिताजी, दादाजी को बोलते हैं कि हमारे फ्यूचर में एक ऐसा गैजेट आएगा, कांच का होगा, उसमें हम दुनिया का हर नॉलेज, हर वीडियो हम देख सकते हैं, हर किताब पढ़ सकते हैं, दुनिया में कोई भी कहीं पे भी है उससे बात कर सकते हैं आमने सामने। हाँ, वो अब अकल्पनीय होता, अकल्पनीय इमेजिनरी होता। वो बोलता कि ये झूठ तुम बोल रहा है, पागल हो गए हो, सही है, ठीक क्या है, क्या वहम है ये? बट पॉसिबल तो है। कोई बुजुर्ग को आप नया लेटेस्ट मोबाइल, कोई नया ऐप देंगे, वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। लेकिन आप उनको पुराने ज़माने का रेडियो दे दीजिए, ट्रांजिस्टर दे दीजिए, वो खुश होंगे। क्यों? बिकॉज उस टेक्नोलॉजी से वो यूज टू है, उस भाषा से, उस तकनीक से वो कंफर्टेबल है। आत्मा से क्या संबंध है? देखिए, शरीर तो शरीर, हाँ। हैबिट्स जो है, लाइक्स डिसलाइक्स जो है, ये तो आत्मा का प्रेफरेंस है। तो अगर इसका देहांत हुआ, आत्मा इस शरीर से निकल के कोई नया शरीर में इमीडिएटली प्रवेश किया, उसका प्रेफरेंस तो सेम ही रहेगा। वो वही मोबाइल, वही ऐप्स, वही टीवी, वही चैनल, वही बिल्डिंग ढूंढने का प्रयास करेगा। शांति नहीं आएगा, भटकते रहेगा। तो वो संक्रमण का ट्रांजिटरी फेज, तो वो ट्रांजिटरी फेज 250 साल, 600 साल, 1000 साल, एग्जैक्ट टाइम वेरी करता है, वो सोया हुआ रहता है। अच्छा, क्या स्वर्ग नर्क का कोई कॉन्सेप्ट है? स्वर्ग और नर्क, देखिए, स्वर्ग या नर्क कोई गूगल मैप्स में तो कोई लोकेशन नहीं है जो हम ढूंढ पाएंगे, ठीक है? ये हमारे अंदर ही है। अगर किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत नाम है, ख्याति है, पहचान है, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं है, तो एक प्रकार वो नर्क में ही रह रहा है, एक प्रकार नरक में ही रह रहा है। और किसी के पास कुछ भी चीज़ नहीं है, आइटम्स नहीं है, पोजेशंस नहीं है, लेकिन वो खुश है, तो हम कह सकते हैं कि वो स्वर्ग में है। दरिद्र और निर्धन, मुझे किसी ने फर्क बताया, बोले जिसके पास सब कुछ हो और फिर भी और चाहिए वो दरिद्र होता है, और जिसके पास सचमुच साधनों का अभाव है वो निर्धन होता है। क्या सच है ये? बिल्कुल। अच्छा, तो आप प्राणिक हीलिंग करते हैं और आपने करीब 50 से अधिक देशों के नागरिकों के साथ ये किया है। वैज्ञानिकता क्या है प्राणिक हीलिंग की? कैसे लोग माने कि आप यहाँ बैठे हैं और मरीज कहीं बहुत दूर है और वो ठीक हो रहा है? सर, आप वाईफाई में विश्वास करते हैं? क्यों वाईफाई में विश्वास करते हैं? वाईफाई, उसमें हम क्यों विश्वास करते हैं? कोई देख नहीं सकता, लेकिन मोबाइल में कनेक्ट तो हो जाता है। वाईफाई का स्पीड बढ़ता भी है, घटता भी है। कैसे होता है? कनेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है? दूर कहीं पे तूफान आया, उसका फीलिंग इफेक्ट यहाँ पे भी तो होता है। कैसे होता है? हम तो कनेक्टेड तो नहीं है, दिख के लगता है कनेक्टेड नहीं है, एक्चुअली कनेक्टेड है। किसी देश में किसी ने कुछ कहा, कहीं पे युद्ध हुआ, यहाँ पे उसका प्राइस का इफेक्ट आएगा, है कि नहीं? तो चाहे वो अमेरिका में बैठे हो या अफ्रीका में बैठे हो या कहीं पे भी बैठे हो, हम लोग एनर्जेटिकली धरती माँ, पृथ्वी की एनर्जी में हम कनेक्टेड है। सिंपल सा दूसरा एग्जाम्पल के हेल्प लूँ तो सेंट्रल कोई पावर स्टेशन है,
वहाँ पे मेन स्विच ऑफ हुआ तो पूरा शहर में लाइट्स आउट, लोड शेडिंग। ऑन किया तो लाइट्स ऑन। अभी भी तो हम स्मार्ट गैजेट्स के ज़माने में रहते हैं। अलेक्सा आदि चीज़ को हम बोलेंगे अलेक्सा लाइट्स ऑन कीजिए, ऑन हो जाएगा। मोबाइल में स्विच दबाएंगे, वहाँ पे गीज़र ऑन हो जाएगा। पॉसिबल तो है। सेम चीज़ एनर्जेटिकली भी पॉसिबल है। तो ये मजबूती से काम करता है। प्राणिक हीलिंग अभी 38 ईयर्स हुआ है। इसके कौन थे इसके जिन्होंने खोजा था प्राणिक हीलिंग को? प्राणिक हीलिंग का ओरिजिनेशन है फिलीपींस में, मास्टर चुआ कुक्सुई। वो चाइनीज़ डिसेंट जी। के थे। मास्टर चुआ बहुत ही यंग एज से आध्यात्मिक चीज़ों से बहुत इंटरेस्टेड थे। इनफैक्ट वो उनकी जो माता जी थी वो अवलोकितेश्वर की बहुत बड़ी स्टूडेंट थी। ये जो हमारे पीछे हैं, आपको बता दें, ये अवलोकितेश्वर हैं। मैं एक बार बता चुका हूँ फुनसुक लद्दाखी साहब के एपिसोड में, दोबारा फिर बताते हैं। ये अवलोकितेश्वर हैं भगवान बुद्ध के 12वें अवतार। तो मास्टर चुआ कुक्सुई उन्होंने बहुत सारे कल्चर्स, ट्रेडिशंस, चाइनीज़ ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन, जो कि माना जाता है काबालिस्टिक ट्रेडिशन कि पृथ्वी में ये सबसे पुराने हैं, उन सब चीज़ों से वो जो एक्सेस नॉलेज है, जो सुपरस्टिशंस है, जो मिथ्स है, वो सब साइड करके बेसिक साइंटिफिक फैक्ट पे वो गए। ठीक है। हम लोग झाड़ फूक के बारे में हम सुने आए हैं कि कुछ लिया, साफ सफाई हुआ, फिर कुछ और प्रदान हुआ, चाहे वो अंगूठी हो या कोई क्रिस्टल हो या कुछ हो, उससे हीलिंग हुआ। ठीक है, रिलीफ हुआ। तो मास्टर चुआ कुक्सुई ने क्या किया, पूरा चीज़ को समझ के बेसिक जो स्टेप्स है वो फॉर्मुलेट किए। अच्छा। ठीक है। उसी प्रोसेस में, उसी प्रक्रिया में उनको जो फाइनल प्रोडक्ट था उसको प्राणिक हीलिंग के नाम से जाना इट गया। इज ऑल साइंटिफिक। इट इज़ कम्प्लीटली साइंटिफिक। साइंटिफिक जो रूल है, द रूल ऑफ साइंस इज दैट किसी भी चीज़ का रिप्रोडक्टिबिलिटी होना चाहिए। आप सेम कंडीशंस में आप सेम चीज़ करो तो आपको रिजल्ट सेम ही आएगा। ऐसा नहीं कि हम अगर इस ग्लास में हम चीनी डाल दें तो ये मीठा ही होगा। ऐसा नहीं कि चीनी डाले तो कबर नमकीन हो गया, कि ये कुछ और स्वाद आ गया। सेम चीज़ बार बार। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, शुगर इज़ स्वीट। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि डर्टी एनर्जी है, डिजीज एनर्जी है, उसको हम हटा दें और उसमें हम फ्रेश एनर्जी डाल दें तो हीलिंग होगा। अच्छा, ये जो एनर्जी की बात जब हम करते हैं, कई कई जगह पर जाकर अजीब सा लगता है। कभी कभी लोगों को रात में किसी होटल में गए, नींद नहीं आई, बोले बाप रे बाप। अजीब सा है। हाँ, किसी घर में कभी किसी को लगता है। तो एनर्जी पॉजिटिव, एनर्जी नेगेटिव, जिसे भूत प्रेत कहते थे, क्या वही नेगेटिव एनर्जी है? आपके घर में बहुत ही शानदार घर है आपका, बहुत बहुत अच्छा Thank लगा you मुझे, so इसका much. बहुत हाई एनर्जी है। थैंक यू। आप घर में आते हैं, घर में कोई नहीं है, आपको वो फील आएगा कि हाँ घर खाली है, सूना सूना लग रहा है। ऐसा तो होता है, राइट? और ऐसा भी होता है कि सब अपने अपने रूम में हैं, कोई आवाज़ नहीं कर रहा है, लेकिन एक फीलिंग आता है कि हाँ घर में इंसान है, मेहमान है, लोग हैं। ये तो फीलिंग आता है। कैसे आता है? बिकॉज हम लोग सब एनर्जी को सेंस कर सकते हैं। जिस घर का, जिस लोकेशन का एनर्जी ज़्यादा है उसको हम पॉजिटिव सोच सकते हैं, क्योंकि सब एनर्जी का एक बेसलाइन है, एक स्टैंडर्ड है। और जिस एरिया का एनर्जी कम होता है, हमसे वो एनर्जी चूस लेता है, ख़त्म कर देता है, उसको हम नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं। अब एक एरिया में बार बार लगे कि हाँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो हम सोच सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई नेगेटिव प्रेजेंस है जो कि पूरा नेगेटिव एनर्जी खींच रहा है। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि सिमिलर एनर्जीज अट्रैक्ट। जो एनर्जी सेम है वही एनर्जी आपस में अट्रैक्शन होगी। इंग्लिश में कहावत है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। ठीक है। आई थिंक ऑथर ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, शो मी 5 ऑफ योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू हु यू आर। ठीक है। कहावत है कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मैक्सिमम टाइम विद। लाइकवाइज एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड होता है कि हम कौन सा महसूस कर रहे हैं। नहीं, हम किसी होटल में गए, नींद नहीं आई रात में, 5 स्टार होटल है, बहुत अच्छा है, मान लीजिए उस कमरे में कुछ नेगेटिव एनर्जी अगर है तो नींद कैसे आएगी? तो वो कैसे पहचाने? हम लोग अपना खुद के शरीर का सफाई करते हैं, बॉडी, फिजिकल बॉडी का। हम अपनी इमोशंस का क्लीनिंग करते हैं क्या? हम लोग नहाते हैं साबुन से, शैम्पू से। ठीक तो है। ध्यान से हो सकता है, हो सकता है। बहुत तरीके हैं। कितने जन करते हैं सर? हाँ, बिल्कुल। बहुत कम लोग की इस बारे में धारणा भी नहीं है कि हाँ हमारी थॉट्स को क्लीन करनी चाहिए। हम बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन जो मरीज़ है, जो सफ़र कर रहे, वो थिंकिंग पॉजिटिव लाए कहाँ से? तो ये रही बात होटल की या कहीं की। मानिए आप कहीं पे गए, किसी मीटिंग रूम में, सब लोग चुप बैठे हैं, लेकिन आपको एक सेंस होता है कि ना यहाँ पे कुछ फाइट हुआ हो, कोई डिसएग्रीमेंट हुआ, लड़ाई हुआ है ना? कैसे हुआ है? वही जो एंगर हुआ, जो गुस्सा हुआ, वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंस हो जाता है।
हो सकता है कि होटल उस रूम में पहले जो आदमी रहा हो, रात गुजारा हो, उनका जो एनर्जी था अच्छा नहीं था, आप उसी को सेंस कर सकते हैं। अच्छा, मैं तो भूल ही गया दोस्तों, बातचीत इतनी दिलचस्प हो रही है कि मैं ये बताना भूल गया आपको, दोबारा मैंने नहीं बताया, शुरू में बताया था। जो दोस्त बीच से ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, आज आत्मा की आवाज में कलकत्ता से खास पधारे मेहमान हैं श्री औरको देव भट्टाचार्य, इन्हें लोग प्यार से औरको कहते हैं। औरको क्या है क्या नहीं मैं क्या बताऊं आपको, बड़े स्पिरिचुअल गुरु हैं, लाइफ स्टाइल कोच हैं, प्राणिक हीलर हैं, योगा के मास्टर हैं, और सबसे खास बात, ये निराश, परेशान और थके हुए लोगों के मसीहा हैं, और गरीबों के महबूब रहनुमा भी हैं। अच्छा बताइए, अगर किसी की लाइफ लाइन ठीक नहीं चल रही है, लाइफ लाइन कह रहा हूँ, लव लाइन, लव लाइफ जो भी है, वो दिक्कतें हैं, और अब इसके बाद जिंदगी में क्या, कोई इस दौर से गुजर रहा हो, या अब आजकल नीट अब एग्जाम और जेई मेंस और बोर्ड के रिजल्ट, ये मौसम है, उसके बाद बच्चे फिर माँ बाप के दिए हुए प्रेशर को बोझ हाथ ढोना शुरू करेंगे और कितने धराशायी हो जाएंगे जी। कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? पहले कि माँ बाप अपनी कुंठाओं को बच्चों पर न ला दें, और मुस्कुराते हुए बच्चों को थका हुआ बच्चा न बना दें। बहुत सिंपल सा टेक्निक है, सांस लेना। हम लोग ठीक से सांस नहीं लेते सर। हाँ, क्या बढ़िया बात कही, हम वाह लोग वाह ठीक से वाह, सांस ही नहीं लेते। बहुत अच्छी बात, अगर वाह वाह वाह, ध्यान से सुनिए। अगर माता पिता अपने बच्चों से बात करने से पहले एक गहरी सांस ले और गहरी तरह से सांस छोड़े, और ये 5-6 बार करे, तो ऑटोमेटिक उनका जो स्ट्रेस है, जो गुस्सा है, वो कम होता जाएगा। बच्चे पढ़ाई करने से पहले अगर सांस ठीक से ले, ब्रीदिंग ठीक से करे, इनफैक्ट प्राणिक हीलिंग में प्राणिक ब्रीदिंग बोल के एक टेक्निक है जी। जो अगर हम ठीक से फॉलो करें तो अपना खुद का एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्ट्रेस, टेंशन, चिंता, दुश्चिंता जो है वो कम हो जाता है। हालांकि ये सेम प्रॉब्लम इंसान के लाइफ में ना सर 4 मेन प्रॉब्लम्स है। आप वो बोले ना कि 50+ कंट्रीज़ में, तो चाहे वो अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, कहीं पे भी हो, ठीक है, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, नायरोबी, प्रॉब्लम्स 4 ही प्रॉब्लम्स है। हेल्थ, तबीयत खुद की या फैमिली की। वेल्थ मतलब फाइनेंसेस, पैसों का। किसी का प्रॉब्लम ज़्यादा पैसा है, वो किसी का प्रॉब्लम नहीं है। पैसा थोड़ा है, ज़्यादा की ज़रूरत है। थोड़ी की ज़रूरत है, थोड़ी की नहीं, ज़्यादा की ज़रूरत है। सबको तो ज़्यादा ही चाहिए, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम है रिलेशनशिप्स। मेनली प्रॉब्लम क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन से। किसी के पिताजी ने जब वो छोटे थे, पापा गुस्सा में कुछ कह दिया, वही जख्म वो अपने अंदर लेके बड़े हुए हैं, ठीक है। फिजिकल चोट, ठीक है, कहीं पे कुछ पेन आ गया, हड्डी टूटी, खून निकला, वो टाइम जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है। 10 दिन लगता है, 10 महीना लगता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन आपको अभी भी याद होगा 27 साल पहले आपके फैमिली मेम्बर ने आपको कुछ कहा था, या आप कुछ हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो तब आगे नहीं बढ़े, वो आपको याद होगा ज़रूर। ठीक बात। हमारे जो दर्शक हैं जो आते हैं, उनको मेन प्रॉब्लम होता है कि वो जो बोझा है, इमोशनल बैगेज जिसको कहते हैं, वो लेके घूम रहे हैं। अगर आपका परमिशन मिला तो मैं 2 मिनट में एक डेमोन्स्ट्रेशन देना जरूर चाहता जरूर, हूं। प्लीज प्लीज, बहुत काम की चीज होगी। ठीक है, प्लीज। तो ब्रीदिंग के बारे में बताया, जी। ठीक है। आप कंफर्टेबली बैठिए, ठीक है, आंख एकदम बंद, ऐसे। एकदम कंफर्टेबली रिलैक्स्ड। शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, हाथ को रिलैक्स कीजिए, ठीक है। आंख हल्का बंद करके नाक से सांस लें, धीरे धीरे सांस लीजिए। अपने हाथ को साइड में एकदम रिलैक्स कर दीजिए, ठीक है। हाथ ऐसे सामने ऐसा नहीं रखना चाहिए, रिलैक्स रखनी चाहिए ताकि एनर्जी आ सके। अपने नाक पे ध्यान दें, धीरे धीरे अंदर से सांस लें, और ऐसा कल्पना कीजिए कि जो सांस आप ले रहे हैं ये अपनी कमर तक जा रहा है, और फिर आप सांस छोड़ दें। इनहेल कीजिए वापस धीरे धीरे, इनहेल, थोड़ा होल्ड कीजिए, एक्सहेल, होल्ड कीजिए। बी अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग। इनहेल, सांस लीजिए, पकड़े रहिए, धीरे 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 सांस छोड़िए, अपने लंग्स को खाली कीजिए, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दीजिए और वापस रुकिए, सांस पकड़ के रखिए। सांस लीजिए, पकड़ के रखिए, छोड़िए। धीरे धीरे आंखें खोलिए, वापस एक जोर से सांस लीजिए, मुस्कुराते हुए आंख खोलिए।
कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। थोड़ा रिलैक्स लग रहा है? अब नोटिस कीजिए आपके मन में, आपके ब्रेन में थॉट्स आ रहे हैं, कुछ चिंता आ रहा है? आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। मेन बात यह है कि ये हमारा बेस लाइन है। मैं पहले बताया ना कि एक बेस लाइन, एक स्टैंडर्ड है। हम नीचे ऑपरेट, स्ट्रेस में ऑपरेट करते हैं, वापस बेस लाइन पे आ गए हैं। यही ब्रीदिंग टेक्निक अगर हम 7 बार फॉलो करें, सुबह 1 बार, दोपहर को 1 बार, रात को सोने से पहले 1 बार, 3 बार फॉलो करें, तो हमारी जो भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन, जो विद्यार्थी हैं, जो भी लव लाइफ में सफ़र करने की, झगड़ा हुआ है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या ठीक अपने लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, अपना एनर्जी अगर हम बैलेंस कर सके तो पॉजिटिव चीज़ आएगा। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस ग्लास में सर अगर यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो इसके आगे आ नहीं पाएगा, एग्जैक्टली, तो पलटना पड़ेगा। पहले क्लेंजिंग चाहिए, प्यूरिफिकेशन चाहिए, क्रिया चाहिए, फिर बाकी चीज़। क्या बात, बहुत सुंदर बात। तो मित्रों, आज हम ऑर्को जी से बात कर रहे हैं। ऑर्को जी, और कोई खास बात अगर आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ, तो हम चाहेंगे शेयर करें। ठीक है। मेड्स, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, डाइट और स्लीप। मेडिटेशन के बारे में हालांकि हम सबको थोड़ा बहुत जान पहचान है। कोई सोचता है कि एक दीपक है, उस दिया है, उसको देखना है, ध्यान करना है, कुछ भी मंत्र, वो एक टाइप का मेडिटेशन है। किसी आदमी के लिए अपना कर्म ही उसका ध्यान है। तो मेडिटेशन हर एक आदमी का अलग अलग चीज़ है। मैं पर्सनली जो मेडिटेशन लास्ट एटलीस्ट 17 साल से फॉलो कर रहा हूँ, उसको द्विहृदय ध्यान कहलाया जाता है, मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट्स। यहाँ पे लखनऊ में रोहित पांडे जी है, आप उनसे अगर संपर्क करें तो वो आपको गाइड कर देंगे कि कैसे ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन ग्रुप में किया जा सकता है। इसमें बहुत, मेरे हिसाब से करोड़ों लोग का बेनिफिट हुआ है ग्लोबली, और हज़ारों लोगों का बेनिफिट हुआ है यही लखनऊ में। ठीक है, तो उनसे अगर आप संपर्क करें तो काफ़ी बेनिफिट होगा। मेडिटेशन एक है, एक्सरसाइज एक चीज़ है, अपने शरीर के ऊपर थोड़ा ध्यान देना। खाना क्या खाते हैं उस पर एक इफेक्ट आता है। डाइट है। 4th चीज़ जो कि बहुत ही अंडररेटेड है, बहुत ही कम बोला जाता है, स्लीप। तो अगर ठीक से एनर्जेटिकली स्पीकिंग, अगर आपको एनर्जी बढ़ाना है तो पूरब की दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में सर करके सोइए। पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, परीक्षार्थी जो है, ईस्ट पूर्व डायरेक्शन फेस करके पढ़ाई करें, बेस्ट है वो। तो ये कुछ एक्सक्लूसिव टिप्स है, मैं आपसे, आपके दर्शकों से शेयर किया। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, हम सब जानते हैं, लेकिन जिंदगी में उसे प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होता है। वो क्या है? वो ये है मन। यानी पूरी जिंदगी जो हम गुजारते हैं वो यहां से गवर्न होती है। मन ही मन को जानता, मन ही मन का मीत, मन ही मनमानी करे, मन की अद्भुत रीत, मन झूमे, मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिसने मन को जीत लिया मित्रों, निश्चित रूप से उसका ऊर्जा का स्तर जीवन में बढ़ा रहेगा। कभी भी वो किसी भी स्थिति में निराश नहीं होगा। संबंधों के मामले में वो एक धनी व्यक्ति होगा और जीवन को हंसी खुशी गुजारेगा, और उसके बाद जीवन पूरा होने के बाद अगले सफर पर निकल जाएगा। ऑर्को जी, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं आत्मा की आवाज में आने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमसे शेयर करने के लिए, और हम सबका एनर्जी लेवल ऊंचा उठाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने घरों में बैठकर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। हम आपको एक बार पुनः बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आत्मा की आवाज की पूरी टीम की ओर से नमस्कार। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।